हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो सेवेंथ क्लास का एनसीईआरटी बुक है। अभी तक हम लोग सिक्स क्लास का जो एनसीईआरटी बुक था वो पढ़ रहे थे। हमारा अतीत वन पढ़ चुके हैं, वो हमारा कंप्लीट होता है। और इस वीडियो से हम लोग सेवेंथ क्लास का हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कौन सा बुक पढ़ेंगे? हमारा अतीत टू। ये हमारा मध्यकालीन भारत के बारे में इसमें दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जो पहला हमारा चैप्टर आता है वो है प्रारंभिक कथन, हजारों वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ये आपके वो टॉपिक जो है ना, ये पहला जो चैप्टर है, ये आपके पूरे मध्यकाल का के बारे में, जो परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में जानकारी देती है। तो इस टॉपिक में जो हजार वर्षों की बात कही गई है वो है आपका, ये हजार वर्ष कहाँ से स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो हजार वर्ष है वो है आपका ये हजार वर्ष है 750 से लेके 1750 के बीच के काल के बारे में जानकारी देती है। इस टोटल जो हजार हजार वर्ष है, वो उस हजार वर्ष में कौन कौन से परिवर्तनें हमें देखने को मिलता है। तो हम जब जानते हैं कि जो इतिहास है उसको हम एक कालखंड के अनुसार पढ़ते हैं। सारे पूरे इतिहास को हम बहुत सारे कालखंडों में विभाजित किए हुए हैं। जैसे आप देखेंगे जो प्राचीन काल का जो समय है, जो आपका, तो उस कालखंड में हमें कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलता है। उस टाइम की जो सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक, वो किस तरीके से थी। जैसे ही उस कालखंड में जो जो भी सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां रहती है, जैसे ही बदल जाती है तो उसको हम एक अलग कालखंड का नाम दे देते हैं। उसी हिसाब से आप देखेंगे कि आपका जो ये मध्यकाल है, इस काल में आके जो प्राचीन काल से जो भी संस्कृति चली आ रही थी, जो भी हमारे भाषा थी, जो भी हमारा सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं थी, वो सब कुछ बदल गया था मध्यकाल में आते आते। इसलिए इस काल खंड की जब बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे जैसे प्राचीन काल में हम संस्कृत भाषा पे ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन मध्यकाल में आते आते एक नए भाषा के विकास होता है, जो है आपका फारसी भाषा। इस काल में जो है मुस्लिमों का वर्चस्व बढ़ गया था, शासन व्यवस्थाएं बढ़ गई थी, साम्राज्य का एक रूप ले लिया गया था, बहुत सारे शासक वर्ग आए। बाहर से भी बहुत सारे हैं। तो उनके बारे में हम इस सारे कालखंड में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम जो इस पुस्तक की जो ये है आपका विषय सूची है, उस पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट बाकी चैप्टर पे आएंगे। तो सबसे पहले कि प्राचीन काल को मध्य काल से पहले कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है प्राचीन काल में, जो हमारा अतीत वन में हम लोगों ने जितने चैप्टर्स किए हैं, उसको किस तरीके से हम अब मध्यकाल से जोड़ेंगे। मध्यकाल ये जो टाइम पीरियड आता है जिसमें आपका प्राचीन काल खत्म होता है और मध्यकाल स्टार्ट होता है, तो इसको हम कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इतिहास को जब तक हम लोग कनेक्ट करना नहीं सीखेंगे कालखंडों को, जो आपकी तिथियां हैं उसको कैसे आप एक दूसरे से एक दूसरे में देखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जब ये समय विषय सूची देखते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि जो पहला आपका है प्रारंभिक कथन, हजार वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। तो ये आपका वही जो बताया गया है 750 से लेके 1750 के कालखंडों के बीच जो हजार हजार वर्ष आता है, इस हजार वर्ष में ये पूरे मध्यकाल की बात कही जा रही है। यहाँ पे किसी एक साम्राज्य के कालखंड की बात नहीं है कि ये केवल आपका दिल्ली सल्तनत की बात कही जा रही है, या फिर मुगल के काल में किस तरह की परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो किसी एक राज्यवंश के, किसी एक साम्राज्य के बारे में यहाँ पे हम लोग नहीं देख रहे हैं। ये पूरे आपके मध्यकाल की बात कही जा रही है। जो मध्यकाल का समय है आपका, वो क्या है? मध्यकाल का जो टाइम पीरियड है वो आपका है 750 से लेके 1750। ये टोटल ये जो हजार वर्ष का काल है, इस हजार वर्ष में किस तरीके की परिवर्तन हमें देखने को मिलती है, ये पूरे कालखंड की जो परिवर्तन है उसको हम लोग इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम आगे बाकी चैप्टर पे देखेंगे।
तो इसमें केवल ये दिया गया है। दूसरा जो आपका चैप्टर है वो राजा और उनके राज्य के बारे में दी गई है। तो नए राजा जो भी आए, जिनका समय काल आपका 750 से लेके 1000 वर्ष, 1000 AD कहा गया है, इस कालखंड में जो राज्य वंश आए उनके बारे में जानकारी दी जा रही है। थर्ड जो आपका चैप्टर है वो दिल्ली सल्तनत के बारे में है, जिनका समय काल है आपका 12वीं से लेके 15वीं शताब्दी तक। उसके बाद आप देखेंगे कि मुगल का काल कब से स्टार्ट होता है, वो 16वीं से लेके 17वीं शताब्दी तक ये चलता है। जैसे ही मुगल साम्राज्य खत्म होता है, यहाँ से आपका जो मध्यकाल का समय काल है वो खत्म हो जाता है। ये जो है यहीं तक आपका मध्यकाल है। इसके बाद का जो चैप्टर है वो आपके आधुनिक इतिहास में पढ़ने को मिलता है, जैसे जनजातियों, खाना बदोश और एक राज्य, एक जगह बसे हुए समुदाय। ये मतलब आप जनजातियों के जो साम्राज्य है उनके ऊपर ये चैप्टर है। उस टाइम की जो जनजातियां थी उसके बारे में यहाँ पे विवरण दिया गया है। अगला जो आता है ईश्वर से अनुराग, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपको आधुनिक काल मतलब है तो आपका अतीत, हमारा अतीत 2 में ही पढ़ना है, लेकिन यहाँ ये सब हमारे आधुनिक काल खंड में आते हैं। तो भक्ति आंदोलन जो हुआ था, भक्ति काल, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से नानक आए, आपका कबीर दास, ये सब इन इस काल में जो जो आए हैं उनके बारे में यहाँ पे हमें बताया गया है। फिर आता है क्षत्रिय संस्कृतियों का निर्माण। क्षत्रिय संस्कृति कहने का मतलब, जब आपका मुगल साम्राज्य, एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य, एक केंद्रीय साम्राज्य की सत्ता जैसे ही विखंडित हुई, जैसे ही पतन हुआ, तो बहुत सारे जो छोटे छोटे राज्य थे वे शक्तिशाली होते गए और अपना एक साम्राज्य, अपना एक राज्य स्थापित करने लगा, अपने एक क्षत्रिय संस्कृति का निर्माण करने लगा। उसमें कौन कौन से थे, तो इस क्षत्रिय संस्कृति में हम लोग अवध के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे बहुत सारे जो क्षत्रिय संस्कृति थी वो उभर के आने लगे। इसी के साथ आप देखेंगे कि अंग्रेजों का भी भारत में प्रवेश शुरू होता है। आपका 18वीं शताब्दी में एक नए राजनीतिक गठन किया गया है। तो इसके बाद से हम लोग क्या देखते हैं कि जो जब हमारे देश के जो मुगल साम्राज्य चल रहा था, एक बहुत बड़ी केंद्रीय शक्ति जो थी वो जैसे ही कमजोर हुई, तो बाहर देश के अलग अलग राज्यों में, देश के अलग अलग क्षेत्रीय संस्कृति तो उभर ही रही थी, साथ में आप देखेंगे कि बाहर की भी जो दूसरे देश की भी जो राजनीतिक शक्तियां थी वो हमारे देश में प्रवेश करना स्टार्ट करती हैं और अपना वर्चस्व, अपना जो राजनीतिक शक्तियां हैं वो यहाँ पे स्थापित करने लगती है। तो ये पूरा आपका जो विषय सूची है, इस ये पूरे मध्यकाल के बारे में हम लोग डिस्कस यहाँ पे किए हैं कि इस पूरे बुक में हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन किए हैं। अब चलते हैं, अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलते हैं। उससे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि काल खंडों को, इतिहास में काल खंडों का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रहता है। जब तक आप काल खंड को समझ नहीं पाते हैं कि कैसे हम तिथियों को जानेंगे, तब तक आप इतिहास को सही ढंग से नहीं पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो इतिहास की तिथियों की जानकारी हमें कैसे मिलती है। इतिहास की तिथि को हम कैसे जानते हैं की जानकारी, तो आप देखेंगे कि ये एक लाइन है, ठीक है। यहाँ जो ये बिंदु है ये आपका ईसा मसीह के जन्म का बिंदु है। ईसा का जन्म यहाँ से हो जो जाता है। इससे पहले का जो समय है, इस बिंदु से पहले का जो समय है उसको हम लोग बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। ये ईसा मसीह के जन्म से पहले का है समय। और इस तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो ये इनके जन्म के बाद का काल है, जिसको हम एडी कहते हैं। ये आ जाता है जब ईसा मसीह का जन्म हो जाता है उसके बाद के काल को। तो हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं, इनके समय से पूर्व के काल को ईसा पूर्व कहते हैं, ईसा पूर्व हिंदी में, और इसको ईसवी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके हर तिथि में आपको ईसा पूर्व या ईसवी देखने को मिलता है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको कैसे पढ़ना है। ये कालखंड को कभी कभी आप देखेंगे कि बहुत कम समय को जैसे आपका 78 आपका कनिष्क आया था, तो उस टाइम को आप कैसे जानेंगे, आप कहेंगे कि ये तो बस 75 या 78 साल पहले की बात है। तो उनके जन्म के 78 साल बाद जो है कनिष्क का जो राज्य स्थापित हुआ उसके बारे में कहा जाता है।
ये हमारा जो आधुनिक समय वर्ष हम कब से मानते हैं, तो 2000 वर्ष से हम आधुनिक वर्ष मानते हैं। आधुनिक, एनसीईआरटी में आपका यही दिया गया है। आधुनिक वर्ष को हम किस वर्ष से नापते हैं, तो 2000 वर्ष से। अब चलिए आप देखते हैं, ये जो आपका, पहले हम प्राचीन काल की बात करते हैं, जो हमारा अतीत वन था, उसमें हम लोग कौन कौन से कालखंड के बारे में पढ़े हैं। तो इस तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो 20 लाख वर्ष पहले, वर्ष पहले, ये काल था हमारा पाषाण काल। उसके बाद आ जाता है 5000 वर्ष पहले। 5000 वर्ष पहले आ जाता है हमारा सिंधु सभ्यता का काल। ये आ जाता है। इसके बाद का जो कालखंड है आपका 3500 वर्ष पहले, इसको हम लोग 1500 ईसा पूर्व भी कहते हैं। ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व क्यों कहते हैं, जो हमारा 2000 है ना, उसको आप इस 3500 में से घटा के आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसके बाद 3000 वर्ष पहले का काल जो है हमारा, वो आ जाता है महापाषाण काल। इसके बाद आ जाता है 2500 वर्ष पूर्व, ये आ जाता है जनपद का काल। जनपद का काल, और 23, अब यहाँ हम देखेंगे 2500 तक हम लोग देख लिए हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं 2500 के बाद का जो काल है, उसके बाद हम मौर्य काल के बारे में देखते हैं। मौर्य काल का समय कब था, तो यहाँ आपका 2300 वर्ष पहले, वर्ष पहले क्या था, इसको भी अगर हम घटाएंगे 2000 में से, जो हमारा आधुनिक समय काल है, तो बचा कितना, 300 BC। ईसा पूर्व पहले कौन सा साम्राज्य था आपका, मौर्य साम्राज्य था। इस तरह से हम लोग फ्लो चार्ट में पूरे चैप्टर के बारे में पहले जान लेंगे। फिर आपको जो एनसीईआरटी बुक को पढ़ना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि इसको पढ़ने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, आप समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आसान चीजें दी नहीं रहती है। तो इस तरह से अगर हम फ्लो चार्ट पूरे चैप्टर का बना के देखें, तो उसके बाद जब हम लोग चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो काफी आसान लगेगा। तो ये हमारा मौर्य साम्राज्य हो जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं उल्टा, अब आते हैं ईसा पूर्व, ईसा के जन्म के बाद के काल से देखते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि ईसा का जन्म हो चुका है, तो अब कनिष्क का काल आता है। कनिष्क, ये आता है 78 AD में। एडी मतलब इनके जन्म के बाद। 1700 जो वर्ष पहले की बात करें, पहले, जिसको अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 में ये जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो 300 वर्ष एडी में आपका गुप्ता आ जाता है, गुप्ता वंश आता है। फिर आगे बढ़ते हैं 1400 वर्ष पहले। 1400 वर्ष पहले क्या आता है हमारा, 600 AD में आपका हर्षवर्धन का समय काल आता है, और चालुक्य का। यहाँ के बाद जो है हमारा प्राचीन काल खत्म हो जाता है। ये लास्ट है हमारा हर्षवर्धन और चालुक्य, यहाँ के बाद प्राचीन काल खत्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट तिथि आप देखेंगे 750 से लेके 1750, ये पूरा समय काल आपका मध्यकाल कहलाता है, जिसको अभी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जाने कि किस तरह से, पहले एक फ्लोर चार्ट हम लोग बनाते हैं, उसके बाद इस चैप्टर पे आते हैं, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है, तो यहाँ हम लोग बना के देखते हैं। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं इस चैप्टर का। चैप्टर हमारा नंबर 1 है, पहला चैप्टर, चैप्टर 1। इसका अगर हम फ्लो चार्ट बनाएं, तो आप देखेंगे कि पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, इस 1000 वर्षों में हमें पढ़ना क्या है, कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं,
उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले मैप दिया गया है। मैप्स कैसे समझेंगे चीजों को। ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारा हिंदुस्तान, जो शब्दावली है उसको समझेंगे। हिंदुस्तान शब्दावली, उसको समझेंगे। इसमें बहुत सारे टर्म आएंगे, कौन सा इतिहासकार हिंदुस्तान को किस रूप में देखा है, कौन सा क्या कह रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर आता है आपका इतिहासकार और स्रोत। और स्रोत इस मध्यकाल को जानने के क्या क्या स्रोत है, जैसे प्राचीन काल को जानने के स्रोत थे, उसी तरह मध्यकाल में क्या क्या हुआ। फिर आता है नए राजनीतिक और सामाजिक, सामाजिक समूह का उभरना। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्षेत्र साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, और साम्राज्य। और लास्ट में आता है समय। लास्ट में एक आता है आपका समय, और इतिहास के कालखंडों को हम कैसे जानते हैं, और इतिहास का कालखंड। इस तरह से पढ़ना आपके लिए काफी आसान होगा। तो ये हमारा था आपका चैप्टर 1 का एक फ्लो चार्ट। हम लोग देखें कि इस पूरे चैप्टर में अब हम लोग किसे, अब इसी हिसाब से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो आपका आता है वो मैप है। तो मैप में क्या दिया गया है, तो यहाँ आप एक मैप देख रहे हैं जिसमें आप गौर से देखें तो ये अरबी भाषा में लिखा गया हुआ है। इसमें जिसको आम आदमी तो पढ़ नहीं सकता है, ये अरबी भाषा में लिखी गई है। इस मैप के बारे में, इससे भी बहुत सारी जानकारी मिलती है। इसको लिखने वाले कौन थे उसके बारे में पहले जानेंगे। तो एक भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने, जिनका नाम अल इदीसी था। अल इदीसी, इदरीसी। ये आपका मैप, मैप 1 है। ये अरबी भाषा में है, अरबी भाषा में लिखा गया है। ठीक है। ये दुनिया के बड़े मानचित्रों का एक हिस्सा माना जाता है, लेकिन इसमें चीजें स्पष्ट नहीं है। जहां आप भारत का नक्शा देखेंगे तो वो स्पष्ट आपको दिखाई नहीं देगा। आगे हम दूसरा मैप भी देखेंगे। मैप 2 जो है आपका, उसमें जो हिंदुस्तान का जो नक्शा है, हिंदुस्तान का मानचित्र बहुत ही स्पष्ट हमें देखने को मिलता है। हिंदुस्तान का यहाँ पर आप देखिए तो कितना स्पष्ट यहाँ पे मैपिंग किया गया है, जहाँ पे नीचे आपको श्रीलंका भी दिख रहा है। तो ये इस मैप 1 के 600 वर्ष बाद ये बनाया गया था। ये काफी स्पष्ट है। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। यहाँ पे हम देखेंगे तो बहुत सारे सूचनाएं जो है नए हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ पे जो भी विवरण दिया गया है बहुत ही स्पष्ट दिया गया है। इसको जो लिखने वाले थे उसका नाम था एटलस नबी। 18वीं शताब्दी में लिखा गया था, लिस्को ने लिखा था। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मैप तो देख लिए हैं। अब आता है कि नई और पुरानी शब्दावली। तो ये तो है कि उस काल के जो बारे में जो हम लोग जानकारी देखते हैं, मध्यकाल के बारे में जो जानकारियां हमें मिली हैं, तो मैप से तो मिली है। पहला जो मैप था उसमें उतना स्पष्ट नहीं था, लेकिन दूसरे मैप में हमें बहुत सारी जानकारियां जो देखने को मिलता है वो बहुत ही स्पष्ट रूप में दिखता है। अब नया आता है हिंदुस्तान और नई और पुरानी शब्दावली। ये किसके बारे में कहा जा रहा है, ये हिंदुस्तान के बारे में। जैसे प्राचीन काल में हम इंडिया और भारत शब्द का उल्लेख हमें मिलता है, उसी तरह से आप देखेंगे कि मध्यकाल में आने के बाद जो इसका नामकरण है वो बदल जाता है, और अब हिंदुस्तान का जैसे शब्दावली का इस्तेमाल होने लगता है। तो हिंदुस्तान शब्द का अर्थ क्या है, सब अलग अलग इतिहासकारों ने इसके अलग अलग अर्थ बताए हैं। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं हिंदुस्तान शब्द का अर्थ। ये आप लोग भी लिखते हुए चलेंगे तो काफी सुविधा होगा आगे चल के पढ़ने में, क्योंकि ऐसे पूरे चैप्टर को रीड करने में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी आ सकता है। ये आधुनिक राष्ट्र राज्य की शब्दावली है।
तो इस टाइम में हिंदुस्तान के बारे में बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग बातें कही है। जैसे आप 13वीं सदी की बात करें, तो 13वीं सदी में एक फारसी इतिहासकार थे, फारसी इतिहासकार, जिनका नाम है आपका मिन्हाज, मिन्हाज ए सिराज। इन्होंने क्या कहा है कि हिंदुस्तान का आश्रय ये लोग भौगोलिक क्षेत्रों से लगाए हैं। हिंदुस्तान का आश्रय क्या था? पंजाब, हरियाणा और गंगा का क्षेत्र। और आपका आ जाता है गंगा क्षेत्र। ठीक है, ये आपका, इनके हिसाब से जो हिंदुस्तान है ये इस क्षेत्रों तक फैला हुआ है। राजनीतिक क्षेत्र, अगर ये तो भौगोलिक हो गया। आपका राजनीतिक अर्थ इन्होंने बताया, अर्थ में सल्तनत के अंतर्गत जो भू क्षेत्र है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, नत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र क्या कहलाए? हिंदुस्तान कहलाए। अंतर्गत भू क्षेत्र जो है वो आपका हिंदुस्तान है। ये 13वीं शताब्दी के जो मिन्हाज ए सिराज थे, उनका ये मानना था कि हिंदुस्तान जो है वो पंजाब, हरियाणा और गंगा का क्षेत्र है। दूसरा उन्होंने राजनीतिक अर्थ इसका बताया, जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो भू क्षेत्र है वो आपका हिंदुस्तान है। दूसरा आपका, आप देखेंगे कि 16वीं सदी में बाबर, बाबर आए। उनका क्या मानना था? उनके हिसाब से हिंदुस्तान क्या था? उपमहाद्वीप के जो पशु पक्षी हैं, पशु पक्षी और भूगोल के संस्कृति जो भी है, उसके रूप में इन्होंने उसका विवरण दिया। संस्कृति भूगोल के रूप में इन्होंने हिंदुस्तान का विवरण दिया। थर्ड आपका आ जाता है 16वीं सदी के बाद, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। तीसरा जो आपका पॉइंट है वो है 14वीं सदी में। 14वीं सदी में अमीर, अमीर खुसरो आए। आगे इन सभी नामों को आप विस्तार से पढ़ेंगे। इनके हिसाब से इन्होंने हिंदुस्तान का विवरण, जैसे बाबर ने कहा था वैसे ही इन्होंने भी भौगोलिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक विवरण इन्होंने दिया। जो भी हमारी संस्कृति है उन्होंने उसको हिंदुस्तान का नाम दिया। ठीक है, ये आपका था हिंदुस्तान शब्दावली। अब ये जो पूरा हम रीड करते हैं एक बार, इसमें आप उन्हीं चीजों को देखिएगा जिसको हम फ्लो चार्ट में आपको यहाँ पे दिखाए हैं। यहाँ देखिए कि अगर समय के साथ साथ सूचनाएं के संदर्भ में बदले तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। जैसे ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं, ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बदलती रहती है। तो मतलब बहुत सारे विद्वान आए, जो भी इतिहासकार हैं, उन्होंने अपने अपने शब्द में इनका अर्थ स्पष्ट किया। जैसे उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत कहते हैं का अर्थ लेते हैं। 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज आए, जिन्होंने हिंदुस्तान शब्द के लिए क्या प्रयोग किया कि जो पंजाब, हरियाणा और गंगा का क्षेत्र है के बीच स्थित इलाके थे, उसे इन्होंने हिंदुस्तान कहा। दूसरे शब्द में राजनीतिक अर्थ में इन्होंने उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में थे। उसके बाद आप देखेंगे कि सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इन शब्दों के अंतर भी बदलते गए, अंतर आने वाले क्षेत्र बढ़ते गए। लेकिन हिंदुस्तान जो शब्द है वो दक्षिण भारत का समावेश नहीं करता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाल के आप लिख सकते हैं कि इस टाइम में दक्षिण भारत के लिए, दक्षिण भारत का क्षेत्र, भारत का क्षेत्र शामिल नहीं था, का क्षेत्र जो है वो इसमें शामिल नहीं था, क्षेत्र शामिल नहीं था। तो ये जितना नामकरण का इस्तेमाल जो जो भी आपके इतिहासकार हुए, वो सभी ने जो हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किया वो केवल उत्तरी भारत के क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, और लेकिन आपका जो दक्षिणी भाग था उसको इसमें समावेश नहीं किया गया था। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर आए। इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल
पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की सांस्कृतिक वर्णन करने के लिए किया था। यह प्रयोग 14वीं सदी में अमीर खुसरो द्वारा भी प्रयोग किया गया। हिंद के ही कुछ 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 समान था जैसे, मगर भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप में पहचाना जा रहा था। वहाँ हिंदुस्तान शब्द राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे, जो आज हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका विवरण दिया गया है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इतिहासकार और उनके स्रोत। कि जैसे आप आधुनिक प्राचीन काल के बारे में जो जानकारी के हमारे स्रोत थे, वो क्या क्या थे। हम पहले साक्ष्यों के आधार पे प्राचीन काल को जाने। वहां पे हमें कोई भी लिखित जो जानकारियां थी, जो तिथि थी, वो हमें उपलब्ध नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता ही के बारे में हम अगर देखें, तो जब पूरी रेल लाइनें बिछा दी गई, तब हमें इस संस्कृति, इस सभ्यता के की जानकारी हमें मिलती है। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें, तो ऐसा कोई हमारे पास लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं था। तो इसलिए अब हम देखें कि इतिहासकार और उनको जानने के स्रोत क्या थे। तो जैसे इतिहासकार और स्रोत को देखें। स्रोत, तो पहले हम प्राचीन काल की बात कर लेते हैं। प्राचीन काल, इसमें जो जानने के स्रोत थे, अब हमारा क्या था, अभिलेख था, जो कि कठोर सतहों पे उकेर के लिखे जाते थे। आपका शिलालेख, शिलाओं पे भी लिखा जाता था। तीसरा आपका है पांडुलिपियां, जो कि तार पत्रों पे लिखे जाते थे, बुर्ज नामक पत्ते पे लिखी जाती थी। ये सब हमारे प्राचीन काल के जानने के स्रोत थे। अब हम देखते हैं कि मध्यकाल में, जैसे ही मध्यकाल में हम लोग प्रवेश करते हैं, तो ये जो आपकी पांडुलिपियां थी, इसकी संख्या बढ़ गई। अब क्या है, पांडुलिपियों का काफी विकास हो गया। का विकास यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और इसकी बहुत सारी जो पत्तियां थी, मतलब बहुत सारे पांडुलिपियां जो थी, उसको क्या किया गया था। लेकिन इस टाइम में हम देखते हैं कि कागज का आविष्कार हो चुका था, लेकिन कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। प्रिंटिंग प्रेस उपलब्ध नहीं था। तो क्या, इन पांडुलिपियों को किस तरीके से लिखा जाता था, तो इन पांडुलिपियों को सुलेख, जो सुलेख भी होते थे, सुलेखन विश, जो अच्छी तरह से जिनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती थी, तो ये पांडुलिपियां जो थी, उसको सुंदर राइटिंग में किसी से लिखवाया जाता था, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं। तो इन जो भी पांडुलिपियां होती थी, तो उसपे उस काल की जो जानकारियां थी, उसको जो अच्छे लेखन लिखने वाले होते थे, उनसे लिखवाया जाता था। और उसको एकत्र करके एक संग्रहण किया जाता था, उसको एक सुरक्षित स्थान पे रखा जाता था। नकल करने वाला ये हो जाता था। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब मध्यकाल की हम बात करते हैं, तो हमारे पास जो साक्ष्य है, वो अब तिथियों के रूप में हमें उपलब्ध होने लगे हैं। मध्यकाल की जानकारियां भी हमें प्राचीन काल से काफी अधिक मिलने लगी है, क्योंकि इस काल में जो भी चीजें थी, वो लिखित रूप से हमें उपलब्ध होती चली गई। अब नया हम लोग देखते हैं इसके बाद। इसमें आप देखें कि जो इतिहासकार है, इस युग के बारे में बहुत सारी हमें जानकारी मिलती है। प्राचीन काल से पहले तुलना की गई है। ये जो है वो वही पांडुलिपियों पे अच्छे नकल करके लिखने वाले थे। और ये जो लिखावट होती थी, जैसे बहुत सारे धर्म ग्रंथ, इस तरह से बहुत सारी चीजें हमें इस काल में मिलती चली गई। अब यहाँ पे ऐसा नहीं था कि केवल अभिलेख है या शिलालेख वही हमारे जानकारी के स्रोत थे। अब यहाँ पे पांडुलिपियों, जो कि पुस्तक के रूप में हमें उपलब्ध होते चले गए, जिससे हम ये जान गए कि इस कालखंड में 750 से लेकर इतना काल तक ये राजवंशों का काल था। मुगल आए, दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे जो राजवंश थे, वो सब आए। इन सभी चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलते चली गई। इन पांडुलिपियों को एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय या अभिलेखागार में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों का दस्तावेज से इतिहासकार को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे अनुमान नहीं लगाया जाता है कि इस काल में
जो भी भाषाएं थी, किस भाषा में लिखी गई, इन सभी चीजों की जानकारी मिल जाती। उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे, लेकिन नकल विस जो हाथ से पांडुलिपियों की प्रतियां बनाती थी वो उपलब्ध होते थे। तो इस तरह से इस काल के जो हमारे पास साक्ष्य है वो काफी अधिक मात्रा में उपलब्ध होते चली गई। तो इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ये आपका चैप्टर खत्म होता है। तो आई होप ये अभी चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें अभी आपका बचा है नए सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन। इनके बारे में अभी हमें पढ़ना है। दूसरा आपका आ जाता है कि समय और इतिहास के कालखंडों पर हम लोग विचार करेंगे। ये कुछ टॉपिक है जिसको अभी इस चैप्टर में हमें कवर करना है। तो इस तरह से आपको जो इतिहास है उसको पढ़ने में काफी आसानी होती है। तो इस तरह से फ्लो चार्ट बना के तो आप लोग इसको साथ साथ लिखते भी चलेंगे। तो आपको ये बुक को पढ़ना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि आप फर्स्ट चैप्टर ही अगर आप पढ़ के देखें तो ऐसे समझना काफी डिफिकल्ट होता है। तो इस तरह से हम आसान भाषाओं में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये चैप्टर तो आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।